हेलो स्टूडेंट्स, आज का इंतज़ार आप सबको था कि 2018 ट्वेल्थ क्लास 21 मार्च को पेपर कैसा आएगा, कैसा होगा। तो उसके लिए सब बच्चे जुटे हुए थे, तैयारियां कर रहे थे, कोई किसी बुक में से, कोई किसी बुक में से। वो इंतज़ार बच्चों आप लोगों का ख़त्म हो गया है। ये पेपर हो चुका है और एक सेट मेरे पास आया है। उस पेपर के बारे में हम एनालाइज करते हैं, पेपर क्या है, क्या कहता है। और बच्चों से जो रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्ट ये आ रही है, बच्चे कह रहे हैं पेपर तो सर बहुत इजी था लेकिन पेपर लेंथी बहुत था। तो पेपर लेंथी था, देखते हैं क्या क्या आप लोग कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 1 था, इफ ए स्टार बी डिनोट्स द लार्जर ऑफ ए एंड बी एंड इफ ए गोज बी इज इक्वल टू ए स्टार बी प्लस 3 देन राइट द वैल्यू ऑफ 5 गोज 10 वेयर स्टार एंड गोज आर बाइनरी ऑपरेशन। जी क्वेश्चन था और 1 मार्कर का क्वेश्चन था और यहाँ पर बच्चा इसको बड़े आराम से कर सकता था। ए स्टार भी था और वो भी था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 9/2। उनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनका एंगल जो है बच्चों 60 है एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 9/2। जो एग्जामिनर जानना चाह रहा था कि ए डॉट बी आपसे निकलवाना चाह रहा था, मोड ए और मोड बी जो है आपको इक्वल दिया हुआ है और उनके बीच में एंगल जो है 60 दे रखा है और आपको वेक्टर्स, आपको फाइंड द मैग्नीट्यूड ईच ऑफ द वेक्टर 2 हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड निकालना था। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने कैसा करना था, ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ए मोड बी और कोस थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 था ये आपका और ए डॉट बी उसने आपको दे दिया है और वो आपको दिया है 9/2 और ये आपके दोनों इक्वल थे, मोड ए और मोड ए। और थीटा जो था आपका बच्चों, आपको उसने एंगल दिया है कोस 60 और ये आपने निकालना था। और कोस 60 आपको मालूम है बच्चों हाफ होता है, ये मोड ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो डिटर्मिनेंट ए, कई बच्चे इसको +-3 लिख देंगे लेकिन वो गलत है और क्योंकि जो मैग्नीट्यूड वेक्टर का है ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आंसर क्या आना था, +3 आना था। तो ये बच्चे गलती कर सकते थे। तो दिस इज द टिकलिंग पॉइंट हियर। क्वेश्चन नंबर 3 जो आया वो कहता है एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो आप लोगों को मालूम है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a होता है तो ए की वैल्यू जो बच्चों थी वो क्या थी, -2। थर्ड क्वेश्चन था, ए की वैल्यू थी -2 और बी की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 3 आएगी क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उससे रिवर्स साइन आता है। तो ये 1 मार्कर के 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन था, tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स -√3। इसकी बच्चों वो कह रहा था कि आपने वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू बच्चों 1 मार्कर में थी, तो ये वैल्यू आप लोगों को मालूम है 60 है और ये √3 थी बच्चों, -√3 थी। तो आपको इसके बारे में मालूम है ये 30 डिग्री पे होता है लेकिन ये नेगेटिव है और ये जो होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और उसका ब्रदर सिस्टर आप लोगों को मालूम है 150। तो ये आपका आंसर आना था 210, मतलब 7π/6 इज योर आंसर। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 5th आया वो आपका क्वेश्चन नंबर 5th क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5th, द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय दिस, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब इसको आपको डिफरेंशिएट करना था। व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस वेयर बाय मार्जिनल कॉस्ट वी मीन द इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब आप लोगों को मालूम ही है, डिफरेंशिएट करना था और 3 यूनिट्स रखना था और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। ये 2 मार्कर में था, सेक्शन बी में था। और थर्ड था बच्चों डिफरेंशिएट करना था tan इनवर्स 1 + cos x अपॉन sin x। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना था। तो डिफरेंशिएट करना आप लोगों को आता है, आप लोगों को अच्छी प्रैक्टिस भी है। तो tan इनवर्स ये आप लोगों को मालूम है क्या होता है, 2 cos² x/2 और ये आपका होता है 2 sin x/2 cos x/2। 2 कैंसिल, cos कैंसिल। तो यहाँ पर एग्जामिनर आपसे चेक करना चाहता था कि आपको कोट के बारे में मालूम है या नहीं है। तो कोट x/2 आ गया और कोट x/2 को आप लिख सकते हो tan π/2 - x/2। तो आंसर आया π/2 - x/2।
लेकिन आप लोगों ने इसे डिफ्रेंशिएट करना था, तो इसका आंसर जो था -12। इस तरह आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका था। 7वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले रब कर देते हैं और उसके बाद आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं 7वां क्वेश्चन। तो कई बार क्या होता है, अच्छे बच्चे को ये लगता है कि ये पेपर जो है बहुत इजी आ गया, सब बच्चे कर लेंगे, लेकिन इसमें स्पीड, हर एक चीज़ काफ़ी कुछ मैटर करती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं बच्चों। ए मैट्रिक्स दे रखा है, वो कहता है ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स आपके पास निकालने का तरीका जो है, आप लोगों को मालूम है कि वो तरीका है आपको एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट ए करके निकालना है, और उसके बाद शो करना था 2a इनवर्स इक्वल टू 9i माइनस ए। अब इसको शो करना था बच्चों 2a इनवर्स इक्वल टू 9i माइनस ए। तो इसमें आपने इनवर्स निकाल दिया है, उससे आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। 2 से हर मैट्रिक्स के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना था, और उसके बाद ये जो आपका आएगा 1 0 0 1। और ए मैट्रिक्स जो है वो आप लोगों को मालूम था कि ए मैट्रिक्स जो है आप लोगों को था 2 - 3 - 4 7, 2 - 3 4 - 7। तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो 9 - 2 0 + 3 0 - 4 9 + 7। तो ये आपका आंसर आया 7 - 4 3 और 16। अभी तक बच्चों जितने भी बच्चे मेरे पास आए हैं या जिनका फ़ोन आया है, उनकी बस एक ही शिकायत है कि पेपर बहुत लेंथी था, और पेपर बहुत इजी था लेकिन पेपर लेंथी था। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8th आया है, उसमें वो कह रहा है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब। ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से क्वेश्चन है। इसमें आपने प्रूव करना था, और इसको प्रूव करना आप हर बच्चा प्रूव कर सकता है इसको। 3 sin इनवर्स इज इक्वल टू 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब। तो इसमें आपने राइट हैंड साइड लेनी थी और x को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना था। तो ये आ गया साइन इनवर्स 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। और ये आप लोगों को मालूम है कि ये कहाँ होता है, साइन 3 थीटा पे होता है। तो इस तरह आपका 3 थीटा आ गया, और थीटा का भी आपने ख्याल रखना था, साथ में उसने दे रखा था थीटा जो है -1/2 और 1/2 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, और इस तरह ये वैल्यू आ गई थीटा की साइन इनवर्स x। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने किए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे सारे के सारे। तो 8 तक क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ 2 मार्क करके। और जो 9th क्वेश्चन आया वो कहता है ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल्ड टुगेदर। बहुत बढ़िया। उसके बाद कहता है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, उसमें वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है और ऑब्टेनिंग द सम 8 पूछ रहा है, और गिवन दैट रेड डाई रिजल्ट इन अ नंबर लेस देन 4। तो ये आप लोगों को मालूम ही है कि ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो कैसे होती है, A/B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। यहाँ पर A जो है जो आपने निकालना था वो सम कह रहा है 8, और सम 8 जो है आप लोगों को मालूम है कैसे आता है 7/36। और जो आपको निकालना था वो A था, और ये है आपका 7/36 नहीं, ये आपका आता है 6/36। और वो कैसे कैसे आता है 4 4 3 और क्या कहते हैं 3 5 5 3 2 6 और 6 2। ठीक है, और उसके बाद जो अगला पूछा हुआ उसने गिवन डेट द रेड डाई रिजल्ट इन अ नंबर लेस देन आपका 4। तो ये बच्चों B था, और लेस देन 4 की बात कर रहा है। तो लेस देन 4 आप लोगों को मालूम है, और वो कौन सा डाई ले लेते हैं, रेड डाई। ठीक है, तो लेस देन क्या होना चाहिए था, 4 से कम होना चाहिए था। तो फर्स्ट ले लो आप, तो 1 2 1 3 1 1, इस तरह कितना चलना था 1 6 तक, और इसी तरह 2 1 से 2 6 तक चलना था, 3 1 से 3 6 तक चलना था, और लेस देन 4 तो यही आपके 18 नंबर थे 6 12 18। और इस तरह आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, जो उसके अंदर कॉमन है वो ऊपर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है वो आपकी नीचे आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10th क्वेश्चन था, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर फाइंड साइन थीटा। तो यहाँ पर बच्चा थोड़ी सी गलती कर सकता है। साइन थीटा जो निकालना था, तो यहाँ पर साइन थीटा जो है हर बच्चे को मालूम है कि मोड A क्रॉस B अपॉन मोड A मोड B करना था। और
इसमें बच्चे कोस थीटा निकाल के उसके बाद भी साइन थीटा निकाल सकते थे, और ए क्रॉस बी का मोड होता है, इस तरह साइन थीटा आना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11th क्वेश्चन है सेक्शन बी का ही, वो कहता है y = a × e⁻bx + c डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ द कर्व्स वेयर a एंड b आर्बिट्री कांस्टेंट। तो आपने इसको एलिमिनेट करना था। क्वेश्चन नंबर 11 है y = a × e⁻bx + 5। तो आपने इसको डिफरेंशिएट करना था, ये दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं उनको एलिमिनेट करना था, और ये आप लोगों को मालूम है क्या आ गया, b आ गया। और इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं, by लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, b, ये आपका ये b वाला आ गया, और ये पूरा का पूरा किसकी तरफ है, y की तरह है। तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका आ गया by1, और b की वैल्यू जो है आपके पास आ गई y2/y1, और y1 = y2/y1 × y, तो y1² = y × y2। ये फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन आ गई। और बच्चों लास्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का जो था वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, और उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूं। जो लास्ट क्वेश्चन था वो था आपका cos 2x + 2 sin² x / cos² x। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना था, cos 2x + 2 sin² x / cos² x, इसको इंटीग्रेट करना था। तो इसको बच्चों सब बच्चे जानते हैं कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है, और ये डबल एंगल है, ये हाफ एंगल है, तो इसको आपने लिख लिया cos² x - sin² x + 2 sin² x / cos² x। और अब आप लोगों को मालूम है कि ये आपका cos² x - 2 sin² x है, तो ये आपका हो गया cos² x + sin² x बन गया है। और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था और दो ही मार्कर का था। और 1 cos² x सब बच्चों को मालूम है क्या होता है, sec² x, और cos² x + sin² x 1 होता है, और sec² x की इंटीग्रेशन tan x। और c लिखना आप लोगों को याद होगा कि जरूरी था, नहीं तो इसके भी मार्क्स जो हैं वो कट सकते हैं। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी तो बिल्कुल बच्चों सिंपल था जिसे आप बड़े आराम से बड़े अच्छे से कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब सेक्शन सी को एनालाइज करते हैं कि सेक्शन सी में क्या था और क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। सेक्शन सी के अंदर आपकी एक इक्वेशन आई है बच्चों, और डिफरेंशिएशन से ही वो क्वेश्चन है, उसमें प्रूविंग वाला पार्ट प्रूव करना है, और वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, ये 4 मार्कर क्वेश्चन था, और वो ये कहता है y = sin x, और इसको बच्चों प्रूव करना था किसके इक्वल, इस तरह प्रूव करना था। प्रूव कर देता हूँ मैं। तो ये y1 ले लेते हैं बच्चों, cos sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। अब आप लोगों को मालूम है कि इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका हो गया -sin x × cos x, इसे प्रोडक्ट रूल से कर लिया, cos sin x × -sin x। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है बात या नहीं? अब देखो बच्चों, sin x की जगह आप क्या रिप्लेस कर सकते हो, -y रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। cos sin x की जगह आप क्या रिप्लेस कर सकते हो, y1 / cos x रिप्लेस कर सकते हो इंटू -sin x, और ये आपका हो गया y2, और cos x से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, -y cos² x माइनस, और ये आपका tan x, देख लेते हैं रिजल्ट में क्या कह रहा है वो, उस तरह ये रिजल्ट आपका हो सकता है। y2 बिल्कुल फ्री दे रखा है, बिल्कुल सही बात है, तो ये y2 बिल्कुल फ्री दे रखा है, और इसको मैं इधर ले आया तो tan x y1 हो गया प्लस y cos x। पेपर क्वेश्चन बिल्कुल नया था, और जो बच्चों की अच्छी तैयारी है वही इसको अच्छी तरह कर सकते थे। और y cos² x आ रहा है, कह रहा है y cos² x, तो देखते हैं कहीं गलती तो नहीं की है। तो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, -sin और sin x हो गया, ये cos x हो गया, ये cos² x आया था, ये cos x एज इट इज था, बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो इस तरह ये क्वेश्चन होना था, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर दिया, फिर उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव निकाल दिया है, और वैल्यू जो है रिप्लेस कर दी है। इसमें कुछ डिनोमिनेटर में साथ में कोई पॉलिनोमियल के साथ नहीं आ रहा था, नहीं तो उसको उधर लेके जाते तो क्वेश्चन सॉल्व होता। तो इस तरह ये 13 क्वेश्चन तक आप लोगों ने देखे कैसे क्वेश्चन आए। अब एक क्वेश्चन और आप लोगों के साथ डिस्कस कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। वो कहता है फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e⁻x tan y dx + 2 - e⁻x × sec² y dy = 0, और उसके बाद आपको y = π/4 और x = 0 दे रखा था। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना था।
सबसे पहले तो बच्चों को चेक करना पड़ता है कि ये सोल्यूशन किस तरह का है। तो ये सेपरेबल है, किस तरह का है, तो tan y dx प्लस 2 माइनस ई टू द पावर x सेकंड स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। तो ई टू द पावर x tan y dx, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये बच्चे देख कर ही पता चल जाता है उन्हें कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका सेपरेबल है, और इसको आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ई टू द पावर x अपॉन ये आपका आ गया 2 माइनस ई टू द पावर x माइनस सेकंड स्क्वायर y अपॉन tan y इंटू डी वाई। और उसके बाद इसको हम आराम से, ये माइनस आप इधर लगा दो, माइनस एक बाहर लगा दो, उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो माइनस लॉग 2 माइनस ई टू द पावर x, और ये आपका हो गया माइनस लॉग tan y, और प्लस लॉग c लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। उसके बाद आप इसको सिंगल टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो माइनस एक तरफ रखा, लॉग ऑफ 2 माइनस ई टू द पावर x और माइनस ऑफ लॉग tan y इंटू सी कर सकते हो, इसको भी माइनस रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कैंसिल हो गया, तो 2 माइनस ई टू द पावर x c इंटू tan y। अब बच्चों यहाँ पर x आपको π/3 दे रखा है और y 0 दे रखा है, तो इस तरह, ठीक है। तो आपकी ये जो वैल्यू है बहुत अच्छा पूछा गया है, y की वैल्यू 0 दी गई है और x की वैल्यू π/3 दी गई है। तो जब आप बच्चा यहाँ पर ये रखेगा, तो नहीं, गलती कर रहा हूँ मैं, y की वैल्यू π/4 है, ठीक है। y की वैल्यू क्या है, π/4। मैं नीचे वाला जो ऑप्शन था उसको देख रहा था, और x जो है वो आपका 0 है, ठीक है। तो इस तरह 2 माइनस 1 इंटू सी इंटू 1, तो c की वैल्यू 1 आ गई, और ये आपका सोल्यूशन आ गया log 2 माइनस ई टू द पावर x, और यहीं पे आप लगा सकते हो tan y। दिस इज योर सोल्यूशन। जो इसके साथ ऑप्शन वाला पार्ट दिया हुआ था दूसरा, वो भी बड़ा आसान था, वो भी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट थी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ उसे करना था, उसका भी पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ठीक है। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस निकालनी थी, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस आप लोगों को मालूम है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2, और इस तरह आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आनी थी। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, 4 मार्कर था, और उसको मोड के अंदर कर देना था, तो आंसर आया था। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 जो है प्रोबेबिलिटी का आया है। 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर, लेट x डोनेट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स obtained, find the mean and variance of x। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, इसको आप बड़े आराम से और बड़े अच्छे तरीके से कर सकते थे, और जो CBSE NCERT में है वो आपका 6 है, यहाँ पर 5 है, तो इसको थोड़ा सा 5 से भी हल्का, उससे कम कर दिया गया। तो 2 नंबर सेलेक्ट किए हैं, x डोनेट द लार्जर ऑफ द 2। यदि आपने 2 सेलेक्ट कर लिया है, यदि 1 सेलेक्ट कर लिया, तो आपके पास ऑप्शन कितनी है, 4 में से 2 सेलेक्ट करने हैं। यदि 2 सेलेक्ट कर लिए तो 3 ऑप्शन है, 3 में से 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं। और यदि आपने 4 सेलेक्ट कर लिया है तो उसके बाद दिस, और उसके बाद मीन और वेरिएंस निकालना था, जो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, जो मैं अभी देख रहा हूं। जिस बच्चे ने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है वो इसे बहुत अच्छे से कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 था 1 1 प्लस 3y 1 1 1 प्लस 3x 1 1 1 प्लस 3z 1, और यहाँ पर इसको प्रूव करना था 9 इंटू 3xyz प्लस xy प्लस yz प्लस zx। अब बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चे बहुत सारी गलती कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों ने NCERT के अंदर देखा होगा, वो क्वेश्चन है इस तरह का 1 1 1 प्लस x 1 प्लस y 1 1 1 1 प्लस z 1। वो क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है, 1 प्लस एक्स इधर होता है, 1 प्लस वाई इधर होता है, 1 प्लस जेड इधर होता है। तो उसमें आप लोगों को मालूम है कि x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर 3x कॉमन लेना था फर्स्ट रो में से, और 3y कॉमन लेना था दूसरी कॉलम में से, और 3z तीसरी में से। तो उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल सा बन जाता, और ये बन गया 1/3x प्लस 1 1/3y प्लस 1 1/3y 1/3y 1/3z 1/3z प्लस 1 1/3z।
और उसके बाद तो क्वेश्चन आपको नज़र आ ही रहा है कि वो क्या करना है, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये आपका हो गया 27XYZ, और उसके बाद ये आपका कॉमन आ जाता, और इधर आपका आ जाता 1 1 1, और 1 1 आने के बाद आप लोगों को मालूम है कि फर्स्ट कॉलम फिक्स कर लेनी थी, और C2 माइनस C1 और C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1। ठीक है, तो बच्चों ये 17 तक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। तो अगले पार्ट में हम फिर दोबारा आपके पास आते हैं और नेक्स्ट पार्ट के अंदर बाकी सब क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो पेपर ओवरऑल इज वेरी इजी, और ओनली प्रॉब्लम इज कि जो बच्चे बता रहे हैं, जो फीडबैक दे रहे हैं कि पेपर जो था वो लेंथी था, तो बच्चों पेपर में तो कुछ होना ही था, और अब आपका मेंस है तो अब आपने मेंस की तैयारी करनी है। थैंक यू वेरी मच, और सेकंड पार्ट में आप लोगों से फिर मिलते हैं। थैंक यू।